बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, DGISPR की जानिब से आज कहा गया कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन नहीं, दहशतगर्दी के खिलाफ वसी मुहिम है। इंतहाई संजीदा इशूज़ को सियासत की नज़र किया जा रहा है, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से कहा गया है कि ताजरों सरमायाकारों को कारोबार और दोस्त माहौल देने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, आज जो है DGISPR की जानिब से जिस तरह कहा गया कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन नहीं है, दहशतगर्दी के खिलाफ वसी मुहिम है, इंतहाई संजीदा इशूज़ को सियासत की नज़र किया जा रहा है। ये तो पहले दिन से मेरा तो यही तासुर रहा है कि ये ऑपरेशन नहीं है और ये एक इस्तेहकाम लाने की कोशिश है मुल्क में, और इस्तेहकाम आएगा तो मुल्क चलेगा। लेकिन मसला ये है कि लफ्ज़ ऑपरेशन तो मैंने इस्तेमाल नहीं किया। लफ्ज़ ऑपरेशन तो शायद सरकार की तरफ से इस्तेमाल हुआ था। तो एक तो ये उन्होंने वजाहत की आज, जो बड़ी बहुत अच्छी की। फिर उन्होंने ये जो बन्नू का अफसोसनाक वाक़या पेश आया उसके बारे में बताया पूरा, और साथ ही जो है वो उन्होंने बुनियादी तौर पे तो सारी बातें वही हैं जिसके ऊपर एक कंसेंसस है। बस अब ये डिजिटल दहशतगर्दी जो है इसकी ज़रा वजाहत होना थोड़ा ज़रूरी है कि ये क्या है, क्योंकि डिजिटल दहशतगर्दी जो है, क्या वो एक्स है, क्या वो मतलब है कि एक डिजिटल दुनिया है ना पूरी, मतलब उसका एक हिस्सा हो सकता है सोशल मीडिया। लेकिन डिजिटल जो है वो तो ये घड़ियाँ भी डिजिटल हैं, मतलब एनालॉग से डिजिटल तो एक ऐसी टर्म है जो कि हम कह रहे हैं ना, अपना डेटा को भी डिजिटलाइज करना है। तो अब ये डिजिटल दहशतगर्दी जो है वो मेरे ख्याल से सोशल मीडिया के ऊपर उसके कोई टूल्स ऐसे हैं जो इस्तेमाल हो रहे हैं जिसकी तरफ शायद उनका इशारा था। लेकिन डिजिटल का जो लफ्ज़ है, जहाँ तक मेरी नाक़स अकल में, डिजिटल तो दुनिया पूरी है, इस वक्त हम डिजिटलाइज्ड दुनिया में दाखिल हो चुके हैं। ये फोर्थ रेवोल्यूशन के बाद, फिफ्थ तो AI वाला है ना, फोर्थ के बाद तो दुनिया डिजिटल पे जा चुकी है। तो उस पर शायद सोशल मीडिया की तरफ उनका इशारा था ख़ास अंदाज में, जिस पे बहुत कुछ हो रहा है। और फॉग ऑफ वॉर में वो बात उनकी बिल्कुल बजा के समझ ही नहीं आता कि भाई एक क्लिप क्या आ रहा है, दूसरा कुछ डाल रहा है, कोई तीसरी बात हो रही है, एक कन्फ्यूजन फैला होता है। और उसमें जो है वो, और ये कोई नई बात नहीं होती, हमेशा जंगों में पहली कैजुअल्टी जो है वो ट्रुथ ही होती है, कहीं पर भी ऐसा हो। तो लेकिन ये कि रियासतों का फिर ये काम होता है कि वो जो है वो मतलब आज की दुनिया में इंफॉर्मेशन इतना बड़ा टूल नहीं है जितना डिसइंफॉर्मेशन है। तो अगर हम ये कहें कि हम डिसइंफॉर्मेशन, मतलब डिसइंफॉर्मेशन एक वॉरफेयर, ग्रे जोन वॉरफेयर का हिस्सा है और हमेशा से है। ये तारीख़ी तौर पे डिसइंफॉर्मेशन, उधर ये हो गया, उधर एक आदमी कत्ल हो गया, अफवाह फैला दी, लश्कर के अंदर भगदड़ मच गई, मतलब डिसइंफॉर्मेशन उसका हिस्सा है, एक वॉरफेयर का हिस्सा है। और ये ग्रे जोन वॉरफेयर का तो बहुत ही अहम हिस्सा है आज की दुनिया में। उससे कैसे नबरद आजमा होना है, और साथ ही ये कि सही मालूमात भी ना, अगर टोटल मालूमात बंद कर देंगे अफवाहें फैलेंगी। बांग्लादेश में कर्फ्यू लग गया तो नहीं ख़त्म हुए ना हंगामे, उस वक्त ख़त्म नहीं हुए जब तक वो ऐलान वापस नहीं हुआ, और ऐलान वापस हुआ तो अब उन्होंने वक्फा दिया है 48 घंटे का कि हम देखते हैं। तो वो फिर सीना का जराव मुसीबत होती है। तो बड़ा एक तरीके के साथ, लेकिन बाकी जितने उसमें इश्यूज़ हैं मैं उनसे इत्तेफाक करता हूँ। ये एक लफ्ज़ के अलावा ये एक लफ्ज़ है जिसके ऊपर मुझे थोड़ा सा है कि डिजिटल के से हट के अगर कोई और लफ्ज़ और सजेशन है। लेकिन बाकी जो चार्जशीट है वो तो अब वो क्या है, किसके ख़िलाफ़ है, क्या है ज़रा। और ये IB भी अचानक निकल के आ गए हैं कहीं। तो मियाँ शाहिद साहब हमारे जो इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ हैं, उनसे ज़रा पूछता हूँ कि ये जो है ये तो इसमें और बहुत सारे नुकात हैं ना। एक तो उन्होंने डिजिटल की बात की है जिस पे मैंने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है कि जो है वो सच लोगों तक पहुँचे। लेकिन सोशल मीडिया की एक दो एप्लीकेशन से हट के बाकी जो डिजिटल की दुनिया है ना, वो तो एक ऐसी दुनिया है जिसमें हमने जाना ही जाना है, और जा रहा है, पाकिस्तान जा रहा है उसमें। अच्छा, तो बाकी जो है वो उनके नुकात तो मैं किसी नुक्ते से उनके इख्तलाफ नहीं कर रहा, बहैसियत मुझे जो बिल्कुल जो उनकी बात है बिल्कुल ठीक है। बल्कि मैं थोड़ा सा खुश हूँ, बल्कि मैं काफ़ी खुश हूँ, मैं काफ़ी से ज़्यादा खुश हूँ। अच्छा, क्यों? मियाँ शाहिद साहब से बात करते हैं। मियाँ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। मियाँ साहब, ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एक तो उसका पहलू है ना कि बन्नू का जो सानिया पेश आया,
और वो बड़ा ज़रूरी है कि हमें पता चले कि भाई हुआ क्या है वहाँ पे, किसने क्या किया पहले। और अगर देखें, आपको याद है वो कराची में एक वाक़या हुआ था, वो रेंजर्स की तरफ से वो ज़्यादती हुई थी, तो उसके बाद वो रेंजर्स के एहलकारों पे हो गया था। तो ये भी ऐसा भी उधर से अगर लोग घुसे हुए हैं बीच में, जो एक अमन मार्च हुआ, चलिए अमन के लिए रहा है, उसमें लोग घुसे हुए हैं और उनके पास असला है और वो मार रहे हैं गोलियां, तो उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इसका जो है हमें पता चले। और वहाँ के लोग बड़े समझदार लोग हैं और वो खुद यकीनन मेरा ख्याल है कि इसी तरह। लेकिन और बहुत सारे नुकात हैं मियां साहब इसमें। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो एक डिजिटल का मामला, तो मैंने कहा कि वो थोड़ा सा उसका एक लफ्ज़ का शायद मुझे थोड़ा सा उस पर है, और बाकी तो मेरा ख्याल है कि मुनासिब बात है। बन्नू वाला वाक़या और बाकी जो है वो आपने और कौन से नुकात नोट किए इसमें ये सब, जिसके बायस मैं अपनी खुशी का इजहार कर रहा हूँ, आप ज़रा गेस करें वो क्या हो सकती है चीज़। डॉक्टर साहब देखें, आज DGISPR की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें बहुत सी चीज़ों की वजाहत की गई और बहुत सी हकीकतें जो हैं वो बयान की गई हैं। बहुत से गलतफहमियाँ थीं और लोगों के जहनों में वो हकीकत सामने नहीं थी जो आज सामने आ चुकी है। उसमें देखें सर, एक तो दहशतगर्दी का सामना है ही, हमारी पूरी कौम को दहशतगर्दी का सामना है और दिहाइयों से है, और उसका मुकाबला पाक फ़ौज बड़े अज़्म और हौसले से कर रही है। लेकिन दूसरी जो आज निकात हैं उसमें देखें, सियासी माफिया जो है जिसने उस मुल्क को नुकसान पहुंचाया है उसका भी जिक्र किया गया है, और इसमें डिजिटल दहशतगर्दी का जिक्र किया गया है। एक मिनट, सियासी माफिया या माफिया? सर सियासी माफिया, अच्छा। सियासी माफिया का जिक्र किया गया है। आपने अच्छा। देखा सर, इस मुल्क को बहुत से सियासी माफिया ने जकड़ा हुआ है। नहीं, कौन सी सियासी माफिया? मतलब एक पार्टी है या बहुत सारी है? कौन है? कौन? देखिए, इसमें सर एक पार्टी का जिक्र नहीं किया गया, इसमें एक माफिया का जिक्र किया गया है। जो सियासी माफिया है वो कोई भी हो सकता है, जो माफिया होता है उसमें जो सियासी माफिया है वो है। इसमें किसी पार्टी का जिक्र नहीं है, इसमें माफिया का जिक्र है। अच्छा। चूंकि जब माफिया का जिक्र हुआ तो उसके बाद इस दहशतगर्दी से जुड़े हुए जो अवामल बयान किए गए उसमें स्मगलिंग किया गया कि ये स्मगलिंग जो है वो भी दहशतगर्दी के साथ जुड़ा हुआ एक अमल है। नॉन कस्टम गाड़ियां जो हैं वो भी दहशतगर्दी के साथ जुड़ा हुआ अमल है। वो आपके जो अल्फाज और आपके जो टाइटल जो आपने दिए थे डॉक्टर साहब, जिसमें मुआशी दहशतगर्दी थी, वो भी एक जुड़ा हुआ दहशतगर्दी के साथ एक टाइटल है। और उसके बाद आपका एक ही आपका जो है वो टाइटल है जिसका नाम है बदमाशिया, वो भी जो है वो दहशतगर्दी के साथ जुड़ा हुआ एक टाइटल है। ये सारे टाइटल जो है आज उनकी वजाहत की गई है कि इसका सारे का सारा ताल्लुक जो है वो दहशतगर्दी के साथ है, जो मुल्क की जड़ें खोखली कर रहा है। और इनका सारे के सारे इस तरह, यानी इसमें माशी दहशतगर्दी आ रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं? ये मेरी खुशी की वजह बता रहे हैं आप? डॉक्टर साहब बिल्कुल, इसमें माशी दहशतगर्दी जो है वो सबसे ऊपर है। अच्छा। क्योंकि जितनी भी ये दहशतगर्दियां हैं वो मिलकर माशी दहशतगर्दी बनती है, और माशी दहशतगर्दी जो है वो मुल्क को खोखला कर रही है। माशी दहशतगर्दी से ही दहशतगर्दी हो रही है जो कि मुल्क को इस वक्त जिसका सामना है दहशतगर्दी का। उन्होंने गालिबन वो स्पेक्ट्रम का जिक्र भी किया और उसमें उन्होंने कहा कि लोग जो हैं वो इसमें तस्वुर से ज्यादा पैसा बना रहे हैं और वो पैसा बहुत थोड़ा नीचे पहुंचता है, बाकी तस्वुर से ज्यादा पैसा ऊपर जमा हो जाता है और फिर नीचे वो इस्तेमाल होता है दहशतगर्दी के लिए। डॉक्टर साहब बिल्कुल होश रबा, इसमें इतना बड़ा पैसा कमाया जाता है। और आज DGISPR ने भी वजाहत की और उन्होंने बताया, कौम को बताया है कि आज ये जो दहशतगर्दी है, एक दहशतगर्दी जो मुल्क को जो है वो जिसका सामना है, उसके साथ जो जुड़े हुए दहशतगर्दियां हैं, जो अवामल हैं, वो कौन कौन से हैं और उससे कितना कितना बड़ा पैसा कमाया जाता है। अच्छा, एक तो उन्होंने कहा ये जो कस्टम पेड गाड़ियां, ये अच्छा ये बहुत बड़ा माफिया है कोई? डॉक्टर साहब, इस्लामाबाद जो कैपिटल है, इसकी सड़कों पर जो है नॉन कस्टम गाड़ियां घूमती हैं। इसकी सड़कों पर बड़ी बड़ी गाड़ियों को अगर चेक किया जाए तो उसमें हजारों गाड़ियां नॉन कस्टम निकलेंगी। और मैं ये दावे से कहता हूं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर नाका लगा लिया जाए, वहां पर कस्टम इंटेलिजेंस नाका लगाए तो वहां से भी निकलेंगी। अगर किसी भी शाहराह पर, पाकिस्तान की कैपिटल की बड़ी शाहराह पर जो है कस्टम इंटेलिजेंस अपना नाका लगाए तो वहां पर बहुत सी गाड़ियां कस्टम जो है नॉन कस्टम निकलेंगी। और आज DGISPR ने ये वाज़ेह किया। ये कहां से आती है गाड़ी? ये गाड़ियां यानी किसी जमीनी रूट से आ रही हैं या ये बंदरगाहों से आ रही हैं? डॉक्टर साहब देखें, ये बंदरगाहों से नहीं आती, ये ज़मीनी रूट से आती हैं। ये सारा आपका जो अफ़गानिस्तान की पट्टी है वहाँ से आती हैं, ईरान की पट्टी से आती हैं, कुछ जो है बंदरगाहों से भी आती हैं, लेकिन ज़्यादा सोर्स जो है वो इस तरफ है, अफ़गानिस्तान की पट्टी है। वहाँ से जो है वो बड़ी तादाद में जो नॉन कस्टम गाड़ियाँ हैं
वो इस्लामाबाद में फिर रही हैं, बाकी मुल्क के दीगर हिस्सों को छोड़ें सर, इस्लामाबाद के अंदर बड़ी बड़ी गाड़ियां जब फिरेंगी तो उनके अंदर जो है वो पैसा जो है वो सर्कुलेट होता है, वही पैसा जो है वो दहशतगर्दी के लिए, फाइनेंसिंग के लिए इस्तेमाल होता है। आज इसी चीज़ की वजाहत की गई है और यही चीज़ जो है फिर माशी दहशतगर्दी बनती है, यही चीज़ जो है बदमाशिया जो है इसको इस्तेमाल करता है, और यही चीज़ जो है वो सियासी माफिया जो है वो इसको इस्तेमाल करता है, और यही चीज़ पूरी दुनिया, पूरी पाकिस्तानी कौम को गुमराह भी कर रहा है, और पाकिस्तानी कौम का जो है उसके जो बुनियादें जो है मुल्क की वो भी खोखला कर रहा है। और इसी के ख़िलाफ़ जो है वो अज़्म इस्तेहकाम जो जिसको आप मुहिम कह लें, ऑपरेशन कह लें, मैं तो इसको इसलिए ऑपरेशन कहता हूं कि सर्जरी की ज़रूरत है। अगर ये सब कुछ अच्छा, यानी मैं जो बात समझा हूं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से, जो बुनियादी बात समझा हूं कि ये सारा जो दहशतगर्दी और ये सारा धंधा, ये बुनियादी तौर पे इसके पीछे पैसा काम कर रहा है। बिल्कुल, और वो पैसा जो है वो चाहे मतलब कुछ लोग तो ब्रेन वॉश होंगे चले, लेकिन एक पैसा है जो कि ये मुख्तलिफ वारदातों के पीछे मुख्तलिफ माफियाज, अच्छा माफिया तो देखें, एक तो हम कह रहे हैं ना कि सरहद पार इधर उधर, लेकिन मुल्क के अंदर भी ऐसी माफियाज हैं जो अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कहीं मुजाहरा करवा दिया, कहीं हड़ताल करवा दी, ये मैं सही समझ रहा हूँ, हंगामा करवा दिया, ये कानून गलत पास हुआ, ये सही पास हुआ, अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो रियासत को खोखला करते हैं। डॉक्टर साहब बिल्कुल, हर शोबे में माफिया बन चुके हैं, हर तबकात में माफिया बन चुका है, और वो माफिया अपना इतना स्ट्रांग है कि उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। उसको तोड़ने के लिए अज़्म इस्तेहकाम चाहिए, और जब वो माफिया टूटेगा, तमाम शोबों का माफिया ये काटल टूटेगा, तो निज़ाम जो है उसकी सरसरी हो जाएगी, फिर ये निज़ाम इस हालत में नहीं रहेगा। अच्छा, उन्होंने देखिए, उन्होंने एक बात की कि भाई ये जो इंटेलिजेंस का है या जो इसकी जो काइनेटिक साइड है, उन्होंने उसमें बताया कि जी 4 से 5 ऑपरेशन तो हर घंटे में हो रहे हैं, वो फिगर्स उन्होंने दे दी। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि ये जो बाकी सारे काम हैं ये क्या फौज ने करने हैं। अच्छा, उसके बाद ये है कि अदालती निज़ाम के ऊपर भी उन्होंने सवाल उठाए कि भाई ये जो है ये लोग पकड़े जाते हैं, और अच्छा ये तो मैं इसमें ये तहरीक इंसाफ को साइड पे रखें, लेकिन ये तो उससे पहले मामला चल रहा है ना, कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि जी वो दहशतगर्द पकड़े, अदालतों ने छोड़ दी। दहशत मतलब ये मैं बिल्कुल तहरीक इंसाफ को और ये इस वाक़े से हट के, लेकिन ये होता रहा है माजी में। तो मुझे अब ये बताएं कि हमें एक अलग से अदालतें चाहिए इसके लिए, फिर ये मदारिस की रजिस्ट्रेशन, अच्छा ये 32,000 मदारिस हैं, तो अभी तक 50% रजिस्टर नहीं हुई है क्या? कैसे ये हो नहीं गया था सारा पहले? डॉक्टर साहब, निज़ाम को एक सर्जरी की ज़रूरत है, जो कि बहुत बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है, क्योंकि निज़ाम तो इदारे तो यही हैं, इदारे तो यही काम करेंगे, लेकिन इन इदारों में जो निज़ाम है वो नहीं चल पा रहा, और उसको वो इसलिए नहीं चल पा रहा, वो जकड़ा हुआ है, वो माफियाज के पंजों में जकड़ा हुआ है, उसको जो है वो छुड़ाने की ज़रूरत है। अच्छा, एक तो उन्होंने ये गाड़ियों का जिक्र किया ना, और कौन सी इसमें यानी उन्होंने काफ़ी बातें की हैं उन्होंने कि भाई यहाँ पे पैसा जो है, स्मगलिंग का उन्होंने जिक्र किया है, बाकी उन्होंने बातें की हैं, तो ये सारी आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। और कौन सी बात आपके जहन में ऐसी है जो आपको लगता है कि उन्होंने, जहाँ पर ये माफिया का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है कि ये माफियाज जो हैं ये जमा हैं मुख्तलिफ जगहों पे? देखिए सर, जितनी भी शरपसंदी हमें नज़र आ रही है, और जितना भी हमें अनरेस्ट नज़र आ रहा है, और जितना भी हमें पैसा कमाने का तरीके नज़र आ रहे हैं, और फिर उन्होंने बेनामी जो है वो अकाउंट्स का जिक्र किया है, ये इससे जुड़े हुए हैं सारे बेनामी। अच्छा, ये बेनामी अकाउंट जो हैं डॉक्टर साहब, बेनामी अकाउंट से सारा कुछ जुड़ा हुआ है, स्मगलिंग से सारा कुछ जुड़ा हुआ है, एक करप्शन से जुड़ा हुआ है, फालूदे वाला, पापड़ वाला, ये वही सारे हैं ना सर? बिल्कुल वही सारे हैं, क्योंकि बेनामी अकाउंट्स किसके हैं? मखसूस चपड़ासी। बहुत से केस जो हैं सामने आए हैं, नैब ने इस पर तहकीकात की है, नैब जो है इस पर कमिटेड था, नैब ने तमाम तर तहकीकात करके रेफरेंसेस जो है वो दायर किए हुए हैं। अब देखें, जो कानून आ गया कि जो नैब केस नहीं सुन सकता, तो फिर केस जो है वापस हुए, लेकिन वो कानून अभी भी मौजूद है, वो सिक्के अभी भी मौजूद हैं, वो उड़ी नहीं है, वो सिक्के जो है वो मौजूद हैं नैब की। अगर वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है उस पर, और सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जो करप्ट माफिया है उसके खिलाफ नैब उसी तरह काम करे जिस तरह पहले कर रहा था, तो वो केस जिंदा हो जाएंगे, उसी तरह केस जो है वापस हो जाएंगे, क्योंकि वो ट्रकों के ट्रक भर के वो जो कागजात थे
जिसमें बड़े बड़े स्कैंडल्स थे, बड़े बड़े माफियाज के जो पैसे उन्होंने कमाए हुए हैं, उसमें कच्चा चिट्ठा था, वो सारे का सारा जो है वो अदालतों में मौजूद है। वो सिर्फ एक ऑन होना है जिस एक फैसले से, जिस दिन वो फैसला आ गया उस दिन ये सारे का सारा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और वो करप्ट माफिया, वो जो आज जिक्र किया गया है सियासी माफिया, वो सारे का सारा इसमें जो है वो इस शिकंजे में आ जाएगा और वो पैसा कौम को मिलेगा। और पाकिस्तान में उसी वक्त अज़्म इस्तेहकाम आ सकता है जो आज DGISPR ने जितने भी अवामल गिनवाए हैं, जब तक उसमें सर्जरी नहीं होगी, उसके खिलाफ ऑपरेशन नहीं होगा, दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होगी, माशी दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होगी, बदमाशियाँ ख़त्म नहीं होगा, उस वक्त तक ये सारे अवामल जो हैं वो ख़त्म होंगे, जब तक पाकिस्तान में बड़ी सर्जरी नहीं हो जाती और ये ऑपरेशन नहीं हो जाता। सर अच्छा, ये वैसे कितना जुल्म हुआ है कि देखें वहाँ पे एक ये जो इन्होंने बात की है जनरल अहमद शरीफ साहब ने, उन्होंने जो बात की है ये बड़ी अजब यानी तकलीफ बात है कि देखें एक दिन हुआ है ये दहशतगर्दी का वाक़या। अच्छा, उसमें 8 जवान शहीद हुए और दहशतगर्दों को ख़त्म कर दिया गया, और एक उसमें उन्होंने स्पेसिफिक जिक्र किया है सिपाही सोबान शहीद का, उन्होंने ग्रेनेड पे गिरा दिया कि बाकी लोग बच जाएं। अच्छा, अब आप देखें ज़रा, क्या अगले दिन लोग जो हैं वो अमन के लिए ही मार्च कर रहे हैं, यानी वो भी अमन के लिए लड़ रही है, ये भी अमन मार्च हो रहा है, दरमियान में आगे कोई कितनी गोलियां चला दी हैं। यानी ये जो है ये कितना अफसोसनाक वाक़या। यानी वो जो लोग निकले हैं ताजिर वगैरह, वो भी अमन के लिए निकले हैं, जो इधर कार्रवाई हुई है ये भी दहशतगर्दों के खिलाफ हुई है, और नतीजे में जो है वो एक मतलब है कि उसका एक कहीं से कहीं कहानी चली गई है। तो ये कितना अजीब अफसोसनाक सा वाक़या है कि दोनों तरफ से अमन के लिए बात हुई है और ये दरमियान में किसी ने कोई घुसे लोग, जैसे ये बयान हो रहा है, और उन्होंने मुसल्ला लोग थे, उन्होंने गोलियां चलाई हैं और एक नियरंग दे दिया उस पूरे किसी को, हालांकि बात ही अमन की हो रही थी सारी। जी डॉक्टर साहब, ऐसा ही है। पाक फौज ने अब तक जो कुर्बानियां दी हैं वो किस लिए दी हैं? पाक फौज ने कुर्बानियां दी हैं मुल्क में अमन के लिए, मुल्क में इस्तेहकाम के लिए, और पाक फौज मुसलसल कुर्बानियां दे रही है मुल्क में अमन और इस्तेहकाम के लिए और दहशतगर्दी के नासूर को ख़त्म करने के लिए। अवाम भी यही चाहते हैं, वो जो सफ़ेद झंडे लेके बाहर निकले हुए थे वो भी यही चाहते हैं, पाक फौज भी यही चाहती है, लेकिन शरपसंद वो माफियाज वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हर वक्त मुल्क में अदम इस्तेहकाम रहे ताकि उनका धंधा जो है वो चलता रहे, उनके मजमूम इरादे जो हैं वो पूरे होते रहें, लेकिन अब नहीं होंगे। अब फैसला कर लिया गया है कि अब नहीं होंगे। मुझे सिर्फ एक बात बताएं, अगर इसके ऊपर हाथ डलता है, देखें ऑपरेशन का तो बुनियादी एक चीज़ है जो मैं मतलब हो सकता है इस पर फिर गलत कोई इंटरप्रिटेशन कर दूं, या ये तो अक्रॉस द बोर्ड होता है फिर, मतलब इसमें तो गुड तालिबान बैड तालिबान नहीं होते। अब तो खैर उनकी हुकूमत है वहाँ पे, तो हमें उनसे किसी और अंदाज में बात करनी चाहिए, लेकिन मुल्क के अंदर गुड दहशतगर्द या बैड दहशतगर्द वाला किस्सा नहीं, और गुड माफिया और बैड माफिया भी नहीं हो सकती। ये मेरा बंदा है, ये मेरी शुगर मिल है, फलां को यूँ कर दो, फलां का वो IPP है, ये वो सारा, तो इसको तो हमें ठीक करना पड़ेगा। और तीसरी जो बात है, तो मैं तो इससे मुत्तफिक हूँ, सवाए इसके कि ये एक लफ्ज़ के ऊपर मुझे थोड़ा सा है कि डिजिटल, तो दुनिया पूरी डिजिटल है ना, ये तो एक X के ऊपर या बाकी किसी जो भी है उसको थोड़ा सा मतलब उसको भी देखें कि किस तरह से देखना है, वो आज़ादी ज़ाहिर राय का इशू ना खड़ा हो। लेकिन बाकी तो मुझे इसमें, और ये जो वाक़या है कि दरमियान में लोगों ने आके उधर भी अमन की बात हो रही है, उधर भी अमन की बात हो रही है, दरमियान में कोई लोग घुस गए बीच में ऐसे मौके का फ़ायदा उठाते हुए, वो नहीं करेंगे तो वो तो ढूंढते हैं ऐसे मौके। अच्छा, ईद भी हो गई बात ठीक। अच्छा, मुझे अब ये बताएं मियाँ साहब, ज़रा थोड़ा सा आपका वक्त लूँगा, ये IPP कहाँ से निकल के आ गया अचानक? ये 1994 2024 में IPP निकल के आ गया। गौहर इजाज साहब, क्या है, पूरी सरारियत है कुछ इसके पीछे? डॉक्टर साहब, अभी हम एक दहशतगर्दी की बात कर रहे थे, और मैं ये कहता हूं कि ये पावर कैपेसिटी दहशतगर्दी है। ये जो IPPs हैं पावर कैपेसिटी दहशतगर्दी है, जिसका पाकिस्तान को 1994 से लेकर अब तक सामना है। और अच्छा। गौहर इजाज साहब जो हैं वो इसलिए आजकल जो मामला जो है सामने आया, इसलिए कि IMF ने ये कदगन लगा दी कि आपकी जो सब्सिडी आप दे रहे हैं वो कहाँ जा रही है, आम सारिफ तक तो नहीं पहुंच रही है, आम सारिफ से तो आप कैपेसिटी चार्जेस की मुझे मैं तो बिल्कुल ही एक पैदल आदमी हूँ ना इस मामले में। मुझे आप ये बताएं कि ये मेरा जो बिजली का बिल है ये 30,000 से या 20,000 से या 10,000 से ये 70,000 कैसे हो गया है? इसके पीछे क्या खेल हुआ है? मैं डॉक्टर साहब अर्ज करता हूँ,
एक मैं पूरा मैं बताता हूं और उसमें सब कुछ जो है वो आपको पता चल जाएगा। टोटल सलाहियत इस वक्त बिजली की 41,000 मेगावाट है। अच्छा, एक मिनट, यानी हम जो टोटल बिजली पैदा करने की सलाहियत है वो 41,000 मेगावाट है सर। 41 मेगावाट, ठीक है, इतनी हम बिजली पैदा कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। और इस वक्त हमारी पैदावार जो है 19 से 20,000 मेगावाट है। और अच्छा, सलाहियत, एक मिनट, सलाहियत 41,000 है, पैदा हम कर रहे हैं 19 से 20, 19 से 20,000। अच्छा, ठीक है, तो ये माशाल्लाह हमारे पास 20,000 मेगावाट ज्यादा पैदा करने की सलाहियत है। ये तो बड़ी जबरदस्त बात है। बिल्कुल अच्छा, इसमें सरप्लस खराब है, बात क्या है? 20,000 मेगावाट बिजली सरप्लस है सर। सरप्लस है, ज्यादा है। और जबरदस्त। टोटल जो हमारी इस वक्त तलब है वो 27,000 मेगावाट तक है। और अच्छा। तरसीली सलाहियत जो हम तरसील कर सकते हैं, जो बिला तातुल बिजली तरसील कर सकते हैं, वो 25,500 मेगावाट कर सकते हैं। नहीं, यहां गड़बड़ हो गई ना। हम पैदा करने की सलाहियत 41,000 है, 41,000 सर, और हम पैदा कर रहे हैं 19 से 20,000 सर। अच्छा, और हमारे पास जो तरसील करने की सलाहियत है वो है 27,000। तो हम यानी 41,000 की सलाहियत है और तरसील करने की जो है वो 25,500 मेगावाट हमारे 25,500। पास अच्छा। तरसीली सलाहियत है। अच्छा, लेकिन ये- हम तरसील नहीं कर पा रहे क्योंकि हम पैदा ही 19 से 20,000 मेगावाट कर रहे हैं। 7,000 मेगावाट का शॉर्टफॉल है तकरीबन अच्छा, इस वक्त। ठीक है। लेकिन जो बिजली सरप्लस है, अगर हम इसको पैदा भी कर लें, तरसील भी कर दें, तो 14,000 मेगावाट की बिजली फिर भी सरप्लस है, एक जो मिनट, नहीं बन रही। जितनी सलाहियत, जितनी बिजली हम पैदा कर सकते हैं उतनी बिजली ना मुल्क में इस्तेमाल हो रही है और ना ही वो पैदा होने वाली बिजली को भेजने की सलाहियत है। ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल, वो अच्छा। सलाहियत भी नहीं है, पैदा भी नहीं हो रही। और जो आपका बिल सर 70,000 चला गया, वो इसीलिए चला गया कि जो सरप्लस बिजली थी जो पैदा नहीं हुई, उसके पैसे मैंने और आपने और सारी अवाम ने दिए। अच्छा, एक मिनट, यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहां बिजली खर्च हो रही है 19,000, 18,000, 19, ऐसे ही है? ऐसा ही है सर। अच्छा, यहां सलाहियत है 41,000 सर, अच्छा, और जो पैदा हो रही है वो हो रही है नहीं सॉरी, जो तरसील जो सिस्टम के अंदर यानी जो कैपेसिटी है वो है 25,000 की। 25,000, 41,000 पैदा हो सकती है, 19,000 खर्च हो रही है, 25,000 की सलाहियत है। सर। तो ये 41,000 क्या है? ये 41,000 ये आईपीपी है। ये आईपीपीज की बिजली है सर, जो कि पैदा नहीं हो रही सर। वो इसको कहते हैं मंसूबों का ग्रेवयार्ड, मंसूबों का कब्रिस्तान बना दिया गया, जहां नहीं, एक वो बिजली पैदा हो भी जाए तो तरसील नहीं हो सकती और उतनी तो मुल्क में इस्तेमाल ही नहीं हो रही। सर वो तरसील नहीं हो सकती। अच्छा, ना तरसील हो रही है ना इस्तेमाल हो रही है। अब उनको हम क्या पैसे तो नहीं देने चाहिए ना, फिर हम ना उनकी बिजली हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना वो तरसील कर सकते हैं, तो फिर उनको क्या क्या कर रहे हैं उनके साथ? सर हमने मुआहदे किए हुए हैं। 1994 की जो पावर पॉलिसी है उसमें हमने मुआहदे किए थे कि फ्यूल हम देंगे, अगर फ्यूल की वजह से बिजली पैदा ना हुई तो उसकी कैपेसिटी हम देंगे, अगर किसी वजह से बिजली पैदा ना हुई तो उसकी कैपेसिटी के पूरे पैसे हम देंगे। 2002 की जो पावर पॉलिसी आई उसमें भी हमने कहा कि हम पैसे, उसकी कैपेसिटी पेमेंट हम अदा करेंगे। जो 2015 की पावर पॉलिसी आई जिसका दावा किया जाता है मुस्लिम लीग नून की जानिब से, उसमें भी हमने कहा कि हम वो कैपेसिटी पे करेंगे। और आज चाइनीज़ आईपीपीज जो हैं, कोल पावर प्लांट के 3 बड़े आईपीपीज, एलएनजी पर जो आईपीपीज हैं, उनकी जो कैपेसिटी पेमेंट है वो अरबों रुपए में है, खरबों रुपए में है। हमने 10 सालों में डॉक्टर साहब 2013 से जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई थी उस वक्त से लेकर 2023 तक हमने 8,000 अरब रुपया कैपेसिटी पेमेंट की मद में अदा किया है। ये 8,000 अरब रुपया लोगों की जेबों से निकला है। और ये जो रवां माली साल है इसमें हमने 2,000 अरब रुपया कैपेसिटी पेमेंट की मद में देना है। और इस तरह जो बिजली की सिर्फ खालस कीमत है वो 9,000 अरब रुपया है, लेकिन 8,000 अरब रुपया हमने उनको कैपेसिटी पेमेंट की मद में दे दिया। मियां साहब जरा मुझे एक मिनट, मैं जरा समझने की कोशिश कर रहा हूँ। 41,000 वो पैदा कर सकते हैं, मुल्क में इस्तेमाल हो रही है 19,000 और 25,000 की कैपेसिटी है, और पेमेंट उनको हम कर रहे हैं 41,000 की। हम पेमेंट उनको 41,000 की कर रहे हैं सर, चाहे हम उसको तरसील ना कर सकें, लोग इस्तेमाल भी नहीं कर रहे। अच्छा, उसमें से कई सारे काम कर रहे हैं तो बिजली कहाँ जा रही है? सर देखें, बिजली पैदा ही नहीं हो रही है, बिजली पैदा ही नहीं हो रही। बिजली के बहुत से पावर नहीं, प्लांट्स बिजली बंद पैदा पड़े नहीं हुए हो हैं। रही तो पैसे क्यों दे रहे हैं? हम मुआहदे ऐसे किए हुए हैं डॉक्टर साहब, मुआहदे ऐसे किए हुए हैं, मुआहदों में शिक्कें लिखी हुई हैं कि अगर बिजली कारखाना जो लगा है वो बंद पड़ा होगा तो हम उसके पैसे देंगे।
हम उसकी कैपेसिटी की उतनी पेमेंट करेंगे जो उन्होंने जो सरमाया लगाया है उस पर, इन्वेस्टमेंट पर जो है वो 17% रिटर्न देंगे, और वो भी डॉलरों में देंगे, और वो रिटर्न जो है वो 17% नहीं रहा, वो 35%। पावर प्लांट बंद है, पावर प्लांट्स बंद हैं। आज भी मैं डाटा निकाल रहा था तो 3000 मेगावाट के आज पावर प्लांट बंद हैं। नहीं, जो बंद है उनको भी पैसे दे रहे हैं हम, उनको भी पैसे दे रहे हैं हम। अच्छा एक मिनट जरा मियां साहब, ये जो पावर प्लांट को हमने पैसे देने होते थे तो यहां एक टोपी घुमाई जाती थी, और टोपी, जरा मुझे तस्दीक कीजिएगा, मुझे शक है कि टोपी घुमाई जाती थी। टोपी ये थी कि जी सब्सिडी दे दी, हुकूमत ने सब्सिडी दे दी बिजली पे, ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे। और वो जो सब्सिडी दे दी वो असल में हुकूमत अपने पैसे यानी आवाम के पैसों से ही दे के, और गर्दिशी कर्जा बढ़ता जाता था कि हमने सब्सिडी दे दी, और पैसा उनको जा रहा होता था आईपीपीएस को। अब चूंकि आईएमएफ ने कह दिया कि आपने सब्सिडी नहीं देनी, तो सारा वो जो हरामखोरी का पैसा, इतने अरब खरब रुपए उनको गया है, ये उठा के इन्होंने पब्लिक के सर पे मार दिए कैपेसिटी चार्जेस के नाम पे। दुरुस्त कह रहा हूं डॉक्टर साहब? बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। ये जो बिलों में कैपेसिटी चार्जेस आ गए हैं, ये इसलिए आ गए हैं कि आईएमएफ ने कहा है कि सब्सिडी बंद करो। और सब्सिडी क्या टोपी थी, लोग बड़े खुश होते थे कि जी हमारे 100 रुपए की जगह हुकूमत 50 रुपए। उनको नहीं पता था कि वो उधर पैसे उनके मुफ्त के जा रहे हैं, और साथ ही गर्दिशी कर्जा बढ़ रहा है मुल्क का, जो हर बच्चे को हर आगे जाके लोगों को देना पड़ेगा। और ये उनको पैसे देते जा रहे थे डॉलरों में, और ऐलान करते थे हमने सब्सिडी दे दी, हमने 20-50 रुपए की सब्सिडी। दुरुस्त कह रहा हूं? बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं सर। देखें, हुआ ये है कि अगर 900 अरब रुपए की हुकूमत दावा करती है कि हमने सब्सिडी दी है, 1500 अरब रुपया आपने उनकी जेबों से निकाल लिया है, 900 की उनको सब्सिडी दे दी है, और वो भी कागजों में है। किसको सब्सिडी मिलती है? क्या 300 यूनिट वाले को सब्सिडी मिलती है? उसका बिजली का जो यूनिट है वो तो आप 35 रुपए का हो गया है, और उसने 35 रुपए 50 पैसे ही अदा करने हैं। अभी जो 3 माह के लिए सब्सिडी दी है वजीर आजम साहब ने 50 अरब रुपया, क्या वो कैपेसिटी पेमेंट वो हम अदा नहीं करेंगे? वो कैपेसिटी पेमेंट की मद में 100 अरब रुपया हमसे ले लेंगे, और 50 अरब रुपया वहां से निकाल के जो है सब्सिडी दे देंगे। ये ऐसा होता आया है 1994 से लेकर 2008 तक 5000 अरब रुपए, 2008 से लेकर 2013 तक 5000 अरब रुपए, और 2013 से लेकर 2023 तक 8000 अरब रुपए, और रवां साल जो है वो 2000 अरब रुपए। इसको अगर जमा किया जाए तो कितने हजार अरब रुपए बनते हैं, जो कि हमारे बजट से भी ज्यादा हैं, जो आवाम कैपेसिटी पेमेंट की मद में दे चुकी है, और अभी हम अदा करने हैं हमने आइंदा साल। और डॉक्टर साहब, एक हैरान कौन और होशरबा बात यह है कि जितने भी आईपीपीस हैं, बहुत से आईपीपीस के जो हैं वो टन्योर पूरे हो गए, उनके जो है मुद्दत पूरी हो गई, लेकिन फिर भी उनको 10-10 साल मजीद दे दिए गए। उस पर मैंने एक एग्रीमेंट में पढ़ रहा था, तो उसमें जब मॉडिफिकेशन के लिए वो केस जो है वो नेपरा में गया, तो उसमें पीएसओ ने कहा, पीएसओ ने मुखालफत की कि इनका लाइसेंस जो है वो रीन्यू ना किया जाए, क्योंकि हुकूमत ने आरएफओ पर बैन लगा दिया है। इसके बावजूद वहां पर उसको 10 साल उस पावर प्लांट को जो है वो दे दिए गए। कौन सा माफिया है ये? वही माफिया जिसका जिक्र जो है वो आज डीजी आईएसपीआर कर रहे थे। ये वही माफिया है, ये दहशत गर्दी है, ये भी ये पावर कैपेसिटी दहशत गर्दी है। डॉक्टर साहब, माशरे में सोशल अनरेस्ट देखें, ये देखें मेरी बात सुने, अगर ये जो डीजी आईएसपीआर साहब ने कहा कि ये ऊपर एक बहुत अरबों रुपया लोग कमा रहे हैं, ठीक है, स्मगलिंग, चोरी चकारी, वो सारा उन्होंने किया, गाड़ियों की ये सारा, और उसके बाद उन्होंने ये कहा, एग्जैक्ट उनके वर्ड जो मैं उसको समझाऊं, उन्होंने कहा कि उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा नीचे देके लोगों को वरगला दिया जाए। अब मुझे एक बात बताएं, लोगों के पास अगर बिल नहीं है, लोगों के पास खाने को यहां पे जहर के पैसे नहीं है, लोगों के तो सोशल अनरेस्ट फैलेगा तो वो पैसे नहीं लेंगे। मतलब उन लोगों से किसी को 100 रुपए, 200, 500, 1000 रुपए के लिए लोग निकलेंगे, अगर ऐसा हो रहा है तो। अब सवाल यह है कि इसका मतलब तो यह कि आपने ऊपर पकड़ना है, हाथ तो ऊपर से डालना है आपने, ताकि नीचे सोशल अनरेस्ट खत्म हो जाए। डॉक्टर साहब देखें, जिन ने ये पॉलिसी बनाई थी 1994 की, 2002 की, 2015 की, उनको क्यों ना पकड़ा जाए? अगर उनको पकड़ा जाता है तो फिर जो है वो आवाम को असल हकीकत का पता चलेगा। नहीं तो फिर निजाम कैसे चलेगा? ये निजाम खत्म हो जाएगा। निजाम खत्म हो जाएगा? ये निजाम खत्म हो जाएगा, इस तरह कैसे चलेगा सर? नहीं, वो लोग नहीं तो क्या ये माफिया? मेरी एक अर्ज सुन लें सर, एक अर्ज सुन लें। 2000 कल कुछ दिन पहले वजीर दिफा जो हैं वो कह रहे थे
कि इस टैरिफ में 18 रुपए फी यूनिट जो है वो कैपेसिटी है। वही वजीर दिफा 2015 में वजीर पानी बिजली थे और उन्हीं की जेर निगरानी जो है ये IPPs जो हैं वो लगे हैं। वो राजा परवेज अशरफ साहब को एक नाम से पुकारते थे, उनका नाम बिगाड़ के। बिल्कुल बिल्कुल सर, देखें राजा परवेज अशरफ साहब हों, ख्वाजा आसिफ साहब हों, या उससे पहले जितने वज़रा रहे हैं वो हों, ये और शाहिद खाकान अब्बासी साहब हों जिन्होंने LNG का राग उलापा था। राजा परवेज अशरफ ने एक रेंटल पावर प्लांट का आइडिया दिया था, और जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं वो अपने हाथ पे लेके के जाते थे। मुझे पता है उस वक्त का, मैं वहाँ पर उस वक्त कवरेज कर रहा था सुप्रीम कोर्ट में, जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जो हैं वो समाअत कर रहे होते थे तो अपने हाथ पर लेके के जाते थे कि सर आज इतना शॉर्टफॉल है। लेकिन वही वजीर पानी बिजली जब बने उन्होंने ही ये IPPs लगाए। मैंने खुद उनसे सवाल किया था उस वक्त। अच्छा नहीं, ये जो खान साहब के वक्त में दौर में एक टाइम आया था जब वो उनकी मुद्दत खत्म हो रही थी, उन्होंने भी रिन्यू कर दिया उसको। बिल्कुल, इतना प्रेशर, यानी ये क्या किया फिर डॉक्टर साहब 2020 सभी आ गए ना फिर। सर 2019 में भी रिन्यू हुए हैं, पावर प्लांट जो है पिछले साल भी रिन्यू हुए हैं, और इन जो उससे पिछले दौर हैं उसमें भी रिन्यू हुए हैं। अच्छा, इसके मालकान कौन है? सर देखें इनके मालकान में, बिल्कुल ये बड़ा जबरदस्त जो है वो सवाल है। इनके मालकान में जो है वो सियासतदान भी हैं, इनके मालकान में जो है वो हुक्काम भी हैं, जो हुक्काम हैं वो भी हैं, सरमायाकार भी हैं, सियासतदान भी हैं, और रिटायर्ड हुक्काम भी हैं इन मालकान में शामिल हैं। और वो सियासतदान जो है सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी की तरफ इशारा है। वो ब्यूरोक्रेसी और दीगर रिटायर्ड हुक्काम जो है वो उसमें शामिल है। अच्छा, जो जिनको ये आता है सारा, पानी बिजली कैसे करना है, कैसे जी सर, पानी से रिलेटेड लोग, बिजली से रिलेटेड लोग, दीगर महकमों से रिलेटेड लोग, बड़े बड़े हुक्काम इसमें शामिल हैं। सियासतदान जो कि हुकूमतों में रहे, हुकूमतों में हैं, वो इसमें शामिल हैं, और जो सरमायाकार हैं वो तो मुझे समझ आ रहा है कि सारे क्यों भागते थे इस वजारत के पीछे कि हमें पानी और बिजली की वजारत दे दी जाए। बड़ी लड़ाई होती थी इस वजारत के लिए। ये अब मुझे समझ आ रहा है थोड़ा सा कि ये IPPs का चक्कर इसमें था। लेकिन ये है कि बहरहाल ये फिर शुक्रिया करें अदा हम IMF का। बिल्कुल सर, IMF का शुक्रिया अदा करें, क्योंकि हुकूमत तो 68,000 मेगावाट की एक सलाहियत, नई सलाहियत जो है वो 2031 में ला रही थी, 17,000 मेगावाट मजीद पैदा करने जा रही थी। IMF ने रोक दिया इनको। IMF ने कहा कि अभी 20,000 ज्यादा उनको मुफ्त पे हो रहे थे, और ला रहे थे। IMF ने कहा कोई प्रोजेक्ट नया नहीं लगेगा, सिर्फ तरसीली निजाम पर अपनी तवज्जो दें, और जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स हैं उस पर तवज्जो दें, जो बन रहे हैं वो सस्ती बिजली पैदा करते हैं। कितनी अफसोस की बात है कि हमने यहाँ पर इस जाती मफाद के लिए इस माफिया ने, जो भी है ये सियासी गैर सियासी, जो भी इसमें अफसरान, अब इन्होंने डैम्स नहीं बनने दिए मुल्क में, इन्होंने पानी का जखीना नहीं होने दिया, हाइड्रो की तरफ नहीं जाने दिया गया, क्योंकि इसमें इनको पैसा मिल रहा था। दुरुस्त कह रहा हूं? बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक मंसूबा है जिसका नाम है बूंजी हाइड्रो प्रोजेक्ट, जो कि दरिया सिंध पर है। 7100 मेगावाट उससे बिजली पैदा होनी थी, 2015 में उसको मुकम्मल होना था, आज तक मुकम्मल नहीं हुआ। हमने LNG के पावर प्लांट लगा लिए, हमने जो है वो फर्नेस ऑयल के लगा लिए, हमने कोल पावर प्लांट लगा लिए, लेकिन 7100 मेगावाट का बूंजी प्रोजेक्ट नहीं बनाया हमने। जो है वो आज तक जो है दयामर बादशाह अब बनना शुरू हुआ है। नहीं, मुझे तो लगता है ये जो दासू डैम वाला, ये जो दहशतगर्दी वाले, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं ये होगा, कहीं ना कहीं इनके होंगे। देखिए सर, जो थर्मल माफिया है, जो ऑयल माफिया है, वो तो नहीं चाहता कि पाकिस्तान में पानी बिजली बने, वो तो नहीं चाहता पाकिस्तान में डैम बने, वो तो नहीं चाहता पाकिस्तान में कालाबाग डैम बने, वो नहीं चाहता कि कोई तरबेला डैम जो है उसकी कैपेसिटी बड़ी ज्यादा हो। वो तो चाहेंगे हमारा तेल बिके, वो चाहेंगे हमारा फर्नेस ऑयल बिके, वो चाहेंगे हमारी LNG जो है उससे और कोल से जो है महंगी बिजली पैदा हो, और हुक्मरान चाहेंगे कि यही काम रहे। अब देखिए सर, अब जो कोल पावर प्लांट्स हैं, वजीर तवानाई कहते हैं कि उसको हमने लोकल कोल पर कन्वर्ट करना है, $1 बिलियन और लगेगा, $1 बिलियन हम और लगाएंगे, उसको लोकल कोल पर हम कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद हम उसके बॉयलर चेंज करेंगे, उसकी टेक्नोलॉजी चेंज करेंगे, और उसके बाद लोकल कोल जो है वो थर से हम उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे और यहाँ लाएंगे। अच्छा, और उसके बाद क्या उसकी एफिशिएंसी वही रहेगी। कोयले में से फिर पानी निकालेंगे, पानी में से फिर बुखारात बनाएंगे, बुखारात में से फिर ग्रीन एनर्जी। अच्छा, और हर एक के ऊपर चले मियाँ साहब, लेकिन ये बहुत बड़ी माफिया पकड़ी गई है। थैंक्स टू IMF, और मियाँ साहब आपको बहुत शुक्रिया। और इसके एक बात तो देखें, इन्होंने बड़ी क्लियर की आज, और ये क्लियर होना बड़ी ज़रूरी थी कि ये फौजी ऑपरेशन नहीं है, इसका एक हिस्सा है फौज का। यानी शुरू में तो ऐसे इंप्रेशन दिया था जैसे खुदा न खास्ता कोई लोगों पर टैंक चलने जा रहे हैं, इसका एक हिस्सा है जिसके अंदर इंटेलिजेंस और जो हमने पहले दिन बात की,
बाकी तो इसका जो अवाम पब्लिक में सोशल अनरेस्ट ना फैले, माशी दहशत गर्दी, स्मगलिंग, ये फलाना गाड़ियाँ जो भी जो ये IPPs के मुआहदे आगे पीछे, तो अगर ये इन सब पे हाथ डलता है तो सिस्टम तो गया जी। ब्रेक के बाद डिस्कस जाता हुआ नजर भी आएगा, फरार है जी। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि ये ऑपरेशन कामयाब हो जाएगा? इसको कामयाब होना इसका लाजिम है। और मुझे अभी किसी ने मैसेज हमारे किसी व्यूअर ने भेजा कि आप ये डिजिटल लफ्ज़ से जो है ये उन्होंने राय दी किसी ने अपनी, और तस्दीक की है मेरी, मैं इसको शायद गलत इंटरप्रिटेशन हुई या दुरुस्त है, वो गलत है, मैं दुरुस्त हूँ बारा। उनका कहना ये है कि डिजिटल दहशतगर्दी से मुराद ये है कि डिजिटल मीन्स के थ्रू जो दहशतगर्दी, अगर उस मीन्स के थ्रू दहशतगर्दी होगी तो दहशतगर्दी होगी। बाकी आप जिस डिजिटल दुनिया की बात कर रहे हैं उसके थ्रू तो दहशतगर्दी नहीं होती। तो अगर उसके थ्रू दहशतगर्दी होगी किसी भी अंदाज में तो वो दहशतगर्दी फैलाएगी। तो मतलब मेरा जहन जो था सोशल मीडिया पे स्पेसिफाई था, तो वो बारा ये एक ऐसी टर्म है जो डिबेट हुआ। एनीवे, इसको किसका कामयाब होना लाजिम है। ये मुल्क रियासत का ये तो मस्ट है रियासत के लिए। हार्डकोर टेररिज्म, इकोनॉमिक टेररिज्म, सोशल अनरेस्ट, वही उसमें आपकी सफारतकारी, हर सारा कुछ इसके अंदर मेरा ख्याल है जो नेशनल एक्शन प्लान के अंदर पहले से मौजूद था, और आज दोबारा उसकी असर नौ जो है हमें जो है वो ताज़ा हो गई याद। अच्छा जी, यहाँ पर ज़रा हम मुबारकबाद दे दें मुमाला को, मुमाला साहिबा को मुबारकबाद। ये मुमाला साहिबा जो हैं इनको कैमिला हैरिस के नाम से दुनिया जानती है, और प्रेसिडेंट बाइडेन पीछे हट गए और प्रेसिडेंट बाइडेन ने एक बयान जारी किया, और उससे सिर्फ 60 सेकंड पहले उनकी जो कंपेन करने वाले लोग थे, 61 मिनट पहले उनको पता चला कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने फैसला कर लिया है कि वो इंतखाबात से हट रहे हैं। और मुमैला, मैं इनको इसलिए कह रहा हूँ कि कैमिला हैरिस जो हैं 59 ईयर्स की हैं, 1964 की इनकी बर्थ है, तो 59 की हैं ये। और ये जो हैं ये इनकी कोई अपनी बायोलॉजिकल औलाद नहीं है, तो ये इनके जो सुतेले बच्चे हैं, क्योंकि इनके जो हस्बैंड हैं डगलस एमॉफ, वो डगलस एमॉफ जो हैं उनके 2 बच्चे जो हैं पहली शादी से जिसमें उनको डाइवर्स हो गई हुई है, वो जो है इनको प्यार से मुमाला कहते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हमने भी इनको मुमाला कह के, यानी एक इनका निक वर्ड। अच्छा, ये जो है तो ये अब जनाब मुकाबला करेंगी डोनाल्ड ट्रंप का। डेमोक्रेट्स के अंदर एक नई रूह आ गई है, मतलब नई रूह से बड़ा जोश आ गया है कि अब कैमिला हैरिस जो हैं अगर इलेक्शन जीतती हैं, फर्स्ट अमेरिकन एशियन और फर्स्ट अमेरिकन वुमेन, फर्स्ट अमेरिकन ब्लैक वुमेन और फर्स्ट अमेरिकन अफ्रीकन खातून भी होंगी बैकग्राउंड रखने वाली। यानी ये इनमें फर्स्ट बहुत लगा हुआ है। इनकी तारीख वैसे भी जो इनकी है ज़िंदगी में फ़र्स्ट बहुत है, क्योंकि ये कैलिफोर्निया की पहली डिप्टी अटॉर्नी जनरल और पहली अटॉर्नी जनरल खातून मुंतखब हुई थी, और इनके आने से डेमोक्रेट्स के अंदर दोबारा तो ट्रंप पहले ही अटैक कर रहा था कि भाई ट्रंप साहब जो है लगे हुए थे कि, तो बाइडेन पीछे गए, और बाइडेन को पूरे वीकेंड पे लोगों ने कायल किया, और जाहिर है कि वो, लेकिन बाइडेन आखिरी वक्त तक रेजिस्ट करते रहे कि मैं करूंगा। उसके बाद वो कोविड बीच में हो गया, फिर वो तबीयत ख़राब हुई, फिर उन्होंने नेटो की समिट बुलाई, लेकिन वो बात नहीं बनी। तो अब कैमिला हैरिस उतर गई, और कैमिला हैरिस जो है वो एक डिसेंसी के साथ, यानी ट्रंप का तो अपना है, लेकिन कैमिला हैरिस एक बहुत बड़ी उस अमेरिका की और दुनिया की उस पॉपुलेशन को अपील करती हैं जो कि एक तमीज़ तहजीब के दायरे में रह के बात करता है और एक तरीके से दुनिया को चलाने का कायल है। कैमिला हैरिस जो है ये इनकी, अच्छा ये अब इनके जो शौहर हैं, पहले तो मैं ये बता दूं, अगर ये इलेक्शन जीत गई तो ये फर्स्ट अमेरिकन खातून प्रेसिडेंट होंगी। तो इनके जो शौहर हैं वो जो सदर होते हैं अमेरिका के, उनकी अहलिया कहलाती हैं फर्स्ट लेडी, तो इनके शौहर कहलाएंगे फर्स्ट जेंटलमैन। तो जो डगलस एमॉफ हैं वो फर्स्ट जेंटलमैन होंगे, और चूंकि अमेरिका की तारीख में पहले फर्स्ट जेंटलमैन होंगे, इसलिए वो फर्स्ट
फर्स्ट जेंटलमैन होंगे तो उनके नाम के साथ 2 दफ़ा फर्स्ट लगेगा। अच्छा, अब इसमें जो है इनकी वालदा जो है वो, अच्छा फर्स्ट अमेरिकन अफ्रीकन क्यों है? क्योंकि वालिद का ताल्लुक जमीका से था और वालदा जो है वो मद्रास या तमिलनाडु या चेन्नई जो आप कहते हैं, वहाँ से वो माइग्रेट हो गए बड़ी यंग एज में। बड़ी एक इंटेलिजेंट फैमिली से उनका ताल्लुक, 19 ईयर्स की एज में वो अमेरिका चली गई। वहाँ से उन्होंने कैंसर में रिसर्च की। और अगर हम इनका फैमिली ट्री देखें तो कैमला हैरिस का, तो उसमें शमाला गोपालन जो हैं वो उन 2009 में उनकी वफ़ात हुई। और वो जो है वो, अच्छा वालिद की तरफ से यानी ये जो है ये हो गई, अच्छा डाइवर्स हो गई वालिद और वालदा में, तो इनको पाला फिर इनकी वालदा ने, और वालदा ने इनको भी पाला। और इनकी एक ही बहन, भाई इनका कोई नहीं, माया। तो माया और ये दोनों, और फिर इनकी शादी जो है वो डगलस से हुई। डगलस जो है वो उनकी पहले से वाइफ थी, उनसे 2 बच्चे। तो इनकी अपनी, मतलब इनके सुतेले बच्चे इनको अपनी वालदा समझते हैं। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इनकी वालदा इंडिया से ताल्लुक तो फर्स्ट एशियन हो गई। अच्छा, और वो जो है जब उनकी डेथ हुई तो वहाँ पर मैं ये फोर्स राइट अगर दिखाऊँ तो बाकायदा डॉक्टर श्यामाला हैरिस जो है उनका उनके ऊपर उनकी बड़ी रिसर्च और ये सारा। अब इशू ये है कि यहाँ से ये अनाउंसमेंट हुई और अनाउंसमेंट के साथ ही ये जहाज़ उड़ा और पहली दफ़ा वो 767 को अरसर 9 नेतन्याहू ने विंग्स ऑफ जाइन के नाम से, जैसे ना एयरफोर्स 1 उसका नाम रखा है विंग्स ऑफ जाइन, जो जहाज़ नेतन्याहू का वो परवाज कर गया जनाब वाशिंगटन की तरफ। और कल होगी मुलाकात या तो बाइडेन से वरना कैमिला हैरिस। और कैमिला हैरिस जो हैं वो, उनके बारे में पता चला कि वो बाइडेन से ज़्यादा सख्त मौक़िफ़ रखती हैं नेतन्याहू के बारे में। मतलब वो खामोश नहीं है कि बाइडेन, वो ज़्यादा सख्त उनका मौक़िफ़ है ये बाइडेन इसके नेतन्याहू के ख़िलाफ़ कि ये आदमी जो है ये जंगबंदी क्यों नहीं करा। इनकी जो साहबजादी हैं, सुतेली साहबजादी एला, वो मुसलसल जो है जो कि 25 साल की हैं, जो कि मौफ की पहली अहली, वो मुसलसल अक़वाम मुत्तहिदा की जो इमदादी विंग जो इमदाद पहुंचा रहा है वहाँ पे UNRW, तो उसको मुसलसल वो इमदाद दे रही हैं और वो उसको शो करती हैं अपने इंस्टाग्राम पे कि मैं इनकी मदद कर रही हूँ फ़लस्तीनियों की। और क्यों? क्योंकि उसकी वजह ये कि जो उनके वालिद हैं यानी कैमिला हैरिस के शौहर वो जूइश हैं, लेकिन उनका पूरा टिल्ट फ़लस्तीनियों की तरफ है, उनके बच्चों का भी। और ये ज़ाहिर है कि इतना कोई इफ़ेक्टिवली वो जूज़ हैं, तो बहुत से जूज़ ज़ायनिस्ट तो नहीं है ना, मतलब बहुत से जूज़ जो हैं वो इंसानियत के लिए भी और फ़लस्तीनियों के लिए भी आवाज़ उठाते हैं। तो बात यह है कि ये अब नेतन्याहू साहब जा रहे हैं। जाने से पहले उन्होंने कल शाम को एक इजलास किया और इजलास में ये कहा कि मुज़ाकरात दोबारा शुरू कर दो, हालात मुनासिब नहीं है। अच्छा, और मुज़ाकरा शुरू कर दो। तो वो टीम जो है वो रवाना हो गई आज कतर या वो कायरो में, और इधर उधर दोबारा टीम्स एक्टिव हो गई, क्योंकि बाइडेन जो है वो 5 जनवरी 2025 तक सदर रहेंगे। अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो वो सदर ही रहेंगे। कैमिला हैरिस जो है उनकी हमायत कर दी ओबामा ने, गालिबन उनकी हमायत कर दी। इन्होंने बात की है मेरे ख्याल से बिल क्लिंटन और हिलरी क्लिंटन ने तो खुल के हमायत कर दी है, मिशेल ओबामा और ओबामा भी कर देंगे। इन्होंने टेलीफोन कॉल्स वगैरह की हैं। ये इनको इतला मिली तो ये अपनी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है जो जहाँ से इन्होंने, ये कनाडा चली गई थी, वहाँ पढ़ा फिर वापस आ गई। तो ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के उसमें जो है ना सेट वो एक्सरसाइज वगैरह करके ये बैठी हुई थी, और उसमें जब इनको इतला मिली बाइडेन ने कॉल किया कि भाई आपको मैं नॉमिनेट कर रहा हूँ, और ये उसमें फिर 8-10 घंटे पता चला कि इन्होंने सारे कांग्रेसमैन, गवर्नर्स, वो एक नई रूप फूंक गई आ गई डेमोक्रेट्स के अंदर कि भाई अब इलेक्शन लड़ना है। और इनको फिर हमायत हासिल हो जाएगी, मेरा ख्याल है जल्द ही अनाउंसमेंट हो जाएगी ओबामा और मिशेल ओबामा की तरफ से। और आज इनकी पहली स्पीच हो रही है, आज ये पहली स्पीच करेंगी। एक फंक्शन है उसमें ये पहली इनकी स्पीच होगी, अभी कुछ देर में उसका आ जाएगा। कैमिला हैरिस, नेतन्याहू पहुंचेंगे। नेतन्याहू साहब ने जाने से पहले कह दिया कि डायलॉग शुरू करो, और उसके साथ ही एक और साहब हैं जिनका नाम है कोबेला। मैं सही तरह से अगर प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो उनके नाम को थोड़ा सा गलत ना हो चला जाए,
जस्ट 1 सेकेंड, उनका नाम जो है वो है कुलैबा, सॉरी कुलैबा। ये कुलैबा जो हैं ये यूक्रेन के वजीर खारजा हैं कुलैबा, और ये जो है ये कल चाइना पहुंच रहे हैं। यूक्रेन, वो यूक्रेन जिसने अपनी समिट में चाइना नहीं आया था, और वो यूक्रेन जिसके सदर ने पिछले महीने इल्ज़ाम लगाया था कि चीन मुख्तलिफ मुल्कों को स्विट्ज़रलैंड में जाने से रोक रहा है। पाकिस्तान भी नहीं गया था उस समिट में, कई मुल्क नहीं गए थे, इत्तेफाक भी नहीं हो सका था एलामिया के ऊपर, सऊदी अरेबिया बाकी मुल्कों ने। वो कल चाइना पहुंच रहे हैं हालात को देख के कि ट्रंप आ गया तो हमारी तो कुट लगनी है तो यूक्रेन के, तो बेहतर है कि उससे पहले पहले चाइना वो तो 4 दिन का, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये उनका पहला दौरा है जंग शुरू होने के बाद। जंग शुरू होने के बाद ये यूक्रेन 2022 वाली जंग शुरू होने के बाद पहला दौरा है यूक्रेन के वजीर खारजा का चाइना का, और चाइना को जा रहे हैं ये बात लेके कि आप जो हैं वो बराए करम, बाकी बातें तो होंगी, ये पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाएं, और ज़ेलेंस्की भी मान गया, और ये वो आगे पीछे दाएं बाएं करके इससे पहले कि ट्रंप और वहाँ बहस शुरू हो जाए तो आप ज़रा इसको आगे बढ़ाएं। तो चाइना के पास यूक्रेन पहुँचा है, वो चाइना जिसको वो कह रहे थे ज़ेलेंस्की कि ये चाइना कई मुल्कों को मना कर रहा है कि जी हमारी समिट में ना हो। तो ये इस तरह से दुनिया चेंज हो रही है। आज वहाँ पे 48 घंटे अच्छा कर्फ्यू जारी है जी बांग्लादेश के अंदर, और उन्होंने जो वहाँ के मुजाहिरीन हैं उन्होंने कहा है कि हम 2 दिन तक, अभी वो नोटिफिकेशंस और वो उनके जॉब के वो सारे कोटे वोटे वापस नहीं आए, लेकिन उन्होंने कहा हम अब इसको पॉज, मुजाहिरों को एक हम रोक रहे हैं चंद घंटों के लिए, 48 घंटे का टाइम उन्होंने दिया है, और उस दौरान वो सारा कोटा वगैरह ख़त्म हो जाए, सारा ख़त्म हो जाए तो फिर उसके बाद हम गौर करेंगे दोबारा के मुजाहिरों को जारी रखें या ख़त्म करें। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर ये इशू ख़त्म होता है बताती रहे तो फिर थोड़ी सी स्टेबिलिटी आनी चाहिए वहाँ पर, क्योंकि ये जो है ये सबके लिए नुकसानदेह होता है। मतलब है कि इसको सियासी हवाले से ही हल करें, ये कोटे वोटे का मामला जो भी हल हो जाता है या जो उनके मुँह से निकली बात उससे हट के जो इंसानी नुकसान हुआ है वहाँ वो 140 के करीब लोगों की जानें चली गई हैं। तो बाकी ये है कि इसको पॉलिटिकल माइलेज के लिए कोई पार्टी भी ना यूज़ करे तो बेहतर है, और बेहतर ही है कि ये हालात ज़रा सुकून की तरफ जाएँ, यूक्रेन जंग ख़त्म हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है, और ये कि ये सीज़फायर हो जाए, खुदा ये जंग ये जहरीत ख़त्म हो जाए ना। अगर ये कैमरा हैरिस ने करवा दिया, कैमरा हैरिस आप समझें अगर इन नेतन्याहू से करवा लेती है ना, जो मैंने कल बाइडन के बारे में बात की थी, कल उस वक्त बाइडन ने ये करवाने में कामयाब हो जाती है ना, तो आप समझें कि पूरी दुनिया जो है ना, पूरी दुनिया वो कहते हैं ना हार्ट्स एंड माइंड्स इनकी तरफ चले जाएंगे। ये जाहिरियत अगर जारी रही खूनरेजी और ये इलेक्शन के अंदर बिजी हो गए तो मेरा ख्याल है कि फिर ये मामला बड़े ख़राब हो जाएंगे, ख़ास तौर पे हुतीज़ और हिजबुल्लाह और बाकी सारी जो फोर्सेस हैं वो देख रही हैं, इंतज़ार कर रही हैं वहाँ से अमेरिका क्या ऐलान करता है, और अमेरिका की अपनी वो ख़त्म हो जाएगी कि फिर प्रेसिडेंट बाइडन ने ऐलान किया, इसराइल ने किया, इतना आगे जाके, तो मेरा ख्याल है ये राइट टाइम है कि उसको नेतन्याहू को वहाँ बिठा के तरफ से खुल के बात कीजिए। उम्मीद करते हैं जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद अपने दोस्तों रिश्तेदारों को के लूँगा, सब ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।